आईईपी के लिए मूल्यांकन सूची। ये चित्र हमें क्या दिखाता है? एक बच्चा पानी पी रहा है। बच्चा पानी पी रहा है, यह एक्टिविटी दिखने में तो बहुत साधारण लगती है, लेकिन ये साधारण एक्टिविटी करने के लिए बच्चे के पास बहुत सारे कौशल्यों का होना ज़रूरी है। जग में जो वस्तु है उसे पानी कहते हैं, ये सबसे पहले बच्चे को मालूम होना चाहिए। मतलब बच्चे के पास ग्रहणशील संचार यानी रिसेप्टिव कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। ग्लास को ठीक से पकड़े रखने के लिए और मुंह तक लेके जाने के लिए गामक और सूक्ष्म गामक यानी ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर जैसे कौशल्य चाहिए। ग्लास को ठीक से पकड़े रखने के लिए हस्त कौशल्य यानी हैंड कोऑर्डिनेशन और पानी का सही घूंट पीने के लिए मौखिक कौशल्य यानी ओरोमोटर कंट्रोल चाहिए। अंत में बिना किसी कुअनुकूलित व्यवहार यानी मैल अडप्टिव बिहेवियर के बच्चे को पानी पीने की प्रक्रिया को पूरा करना है। तो एक बच्चे को पानी पीने के लिए ये सारी चीजें आना बहुत ही जरूरी है। दूसरे चित्र में एक बच्चा पैंट को तह लगा रहा है। जिस तरह पानी पीने जैसे साधारण एक्टिविटी के लिए बच्चे को कई सारे कौशल्यों का आना जरूरी है, वैसे ही यहाँ पे पैंट को तह लगाने के लिए कई सारे कौशल्यों का आना जरूरी है। सबसे पहले इस पोशाक को पैंट कहते हैं, इसकी समझ बच्चे में होनी चाहिए, यानी बच्चे के पास रिसेप्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसके बाद हम बच्चे को पैंट को तह कैसे लगाना है ये सिखाएंगे। तब उसे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना आना चाहिए। पैंट को तह लगाने के लिए गामक और सूक्ष्म गामक यानी ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर कौशल्यों की जरूरत होती है। अंत में बिना किसी कुअनुकूलित व्यवहार यानी मैल अडप्टिव बिहेवियर के बच्चे ने पैंट को तह लगाना है। आईईपी असेसमेंट चेकलिस्ट बनाते वक्त इस तरह के सारे कौशल्यों को ध्यान में रखा गया है। अब हम आईईपी असेसमेंट की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। ये बच्चों के लिए प्रमाणित उपकरण है। यहाँ पे हम 2 चेकलिस्ट का उपयोग करेंगे। 3 से 14 वर्ष के लिए बनाई गई चेकलिस्ट में 5 डोमेन्स और कुल 200 पैरामीटर्स है। 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए बनाई गई चेकलिस्ट में कुल 6 डोमेन्स और 250 पैरामीटर्स है। बच्चे के विकास को ध्यान में रखते हुए ये पूरी प्रक्रिया में शिक्षक और माता पिता की संयुक्त भागीदारी पे ध्यान दिया गया है। प्रमाणित आईईपी के लाभ। ये चेकलिस्ट विशेषतः शिक्षकों को ध्यान में रख के बनाई गई है। सारी गतिविधियां क्रमिक रूप से दी गई है। साथ ही में इसको साधारण और सरल भाषा में स्पष्ट किया गया है। ये चेकलिस्ट शिक्षकों ने अपने निरीक्षण के आधार पर भरनी है। शिक्षक अपने बच्चे को जितना कक्षा में और कक्षा के बाहर देखते हैं, जानते हैं, उसके आधार पर चेकलिस्ट को पूरा करना है। चेकलिस्ट भरते वक्त ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की परीक्षा जैसे स्थिति का निर्माण ना हो। ये चेकलिस्ट प्रगतिशील है, इसीलिए ये 3 से 14 और 14 से 18 आयु के सभी बच्चों पर लागू होती है। साथ ही में इसमें बौद्धिक अक्षमता के सारे स्तरों का मतलब माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड का समावेश किया गया है। सूची में दी गई सारी गतिविधियां ग्रामीण और शहरी बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसीलिए बच्चा गांव या शहर कहीं पे भी रहता हो, उसके लिए ये चेकलिस्ट लाभदायक है। क्योंकि यह सूची शिक्षकों के निरीक्षण पर आधारित है, इसके लिए शिक्षकों को किसी भी सामग्री को एकत्रित करने की जरूरत नहीं है। आईईपी भरने के बाद शिक्षकों को स्कूल अथवा घरेलू लक्ष्य चुनने में आसानी होती है। ये लक्ष्य शिक्षक सूची में ही भर सकते हैं। इससे पेपर वर्क कम हो जाता है और इसके साथ लक्ष्य चुनने की प्रक्रिया शिक्षक को आईईपी भरने के तुरंत बाद करनी होती है। इससे सही लक्ष्य चुनने की संभावना बढ़ जाती है। इस सूची की गतिविधियां पूर्ण कौशल्य पर आधारित है। कई बार यह हमारे बच्चों के लिए संभव नहीं हो पाता, इसीलिए हमें वो कौशल्यों को
छोटे भागों में बांटना पड़ता है। सूची में इसका भी प्रावधान किया गया है। शिक्षक छोटे भागों को या टास्क एनालिसिस को सूची में ही भर सकते हैं। उसके हिसाब से शिक्षक पढ़ा भी सकते हैं और बच्चों की प्रगति को अंकित भी कर सकते हैं। सूची में स्कूल लक्ष्य के साथ घरेलू लक्ष्य को भी चुना जा सकता है, जिसमें पूरी प्रक्रिया में माता-पिता हमारे साथ जुड़े रहते हैं। माता-पिता के साथ हम घरेलू लक्ष्यों की समय-समय पे जांच कर सकते हैं। आईईपी के अंदर समाविष्ट विभाग कार्य क्षेत्र यानी डोमेन्स। 3 से 14 वर्ष के लिए बनाई गई चेकलिस्ट में कुल 5 डोमेन्स और 200 पैरामीटर्स है। दैनिक जीवन की गतिविधियां, जिसे हम एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग यानी ADL कहते हैं, इसमें भोजन, स्वास्थ्य विज्ञान, वस्त्र बंधन इत्यादि एक्टिविटीज का समावेश किया है। दूसरा है संचार यानी कम्युनिकेशन। आवाज देने पर अपने नाम पे प्रतिक्रिया देना, इस तरह के कौशल्यों का इसमें समावेश किया गया है। तीसरा है शैक्षणिक गतिविधियां, जिसे हम एजुकेशनल एक्टिविटीज कहते हैं। इसमें पढ़ना, लिखना, पर्यावरण अध्ययन, डिजिटल लर्निंग, संख्यात्मक अवधारणाएं, इस तरह के एक्टिविटीज का समावेश है। मनोरंजनात्मक गतिविधियां यानी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ये हमारा चौथा डोमेन है, जिसमें भीतरी और बाहरी एक्टिविटीज का समावेश है, जिसको हम इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज कहते हैं। 5वें डोमेन में सामाजिक व्यवहार यानी सोशल बिहेवियर से संबंधित गतिविधियां दी गई है। कोई बच्चा कृति करते वक्त किस तरह का व्यवहार यानी अनुकूलित, कुअनुकूलित व्यवहार करता है, उसे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे गतिविधियां दी गई है। ऊपर दिए गए 5 डोमेन्स 3 से 14 के चेकलिस्ट में हैं। यही डोमेन्स 14 से 18 के चेकलिस्ट में भी है। इसके अलावा 14 से 18 के चेकलिस्ट में जीवन आवश्यक कौशल्य यानी लाइफ स्किल्स, ये डोमेन का समावेश किया है, जिसमें होम और किचन स्किल्स से संबंधित एक्टिविटीज है। आईईपी को कैसे चिन्हित करें या भरें? बच्चे को आपके निरीक्षण यानी अवलोकन के आधार पर अंकित करना है। स्कूल में, क्लास में बच्चे का जो व्यवहार है उसका निरीक्षण करें और उसके आधार पर आईईपी को अंकित करें। हमें केवल शैक्षणिक यानी एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए वास्तविक परीक्षा का आयोजन करना है, जिससे आपको पता चले कि बच्चा क्या कर सकता है और क्या करने में उसे दिक्कत आ रही है। एक नए बच्चे के मामले में आईईपी का मूल्यांकन 1 महीने के बाद, मतलब उसे पूरी तरह जानने के बाद करें। हमें हमेशा याद रखना है, ये एक परीक्षण है, परीक्षा नहीं। आईईपी चेकलिस्ट की स्कोरिंग 2 स्तंभों पर की गई है। एक है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी और दूसरा है सहायता यानी प्रॉम्प्ट। कोई भी बच्चा कितनी आवृत्ति से गतिविधि करता है और वो करते समय उसको कितनी सहायता यानी प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, ये ध्यान में रखते हुए हमें स्कोरिंग करनी है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो समझो कोई गतिविधि बच्चा बिल्कुल भी नहीं कर पाता, तो शायद हो सकता है कि वो विषय उसे पढ़ाया ना हो, या वो विषय समझने की उसकी क्षमता नहीं है, या ये भी हो सकता है कि पहले बच्चा वो कृति कर पाता था लेकिन अब वो भूल गया है। इस तरह की कोई भी परिस्थिति में अगर बच्चे की वो गतिविधि करने की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 0 है, चाहे हम उसकी कितनी भी सहायता करें या उसको कितना भी प्रॉम्प्ट दे, तभी भी बच्चा वो कृति नहीं कर पाता हो, तो हमें निर्भर यानी डिपेंडेंट मार्क करना है। अब आती है आंशिक रूप से स्वतंत्र यानी पार्शियली इंडिपेंडेंट की बारी। इसमें 3 स्तर दिए गए हैं। अगर बच्चे की कार्य करने की आवृत्ति बहुत कम है और उसे ज़्यादा सहायता देनी पड़ती है, तो हम उसे 1 से 35% में मार्क करेंगे। अगर बच्चा कोई कृति कभी कभी यानी मध्यम रूप मतलब मीडियम फ्रीक्वेंसी से करता है और उसे थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, तो हम उसे 36 से 70% में मार्क करेंगे।
अगर बच्चा कोई कार्य बहुत बार करता है, मतलब कार्य करने की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और उसे बहुत कम प्रॉम्प्ट यानी सहायता लगती है, तो हम उसे 71 से 99% में मार्क करेंगे। हम बच्चे को इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र सिर्फ तभी मार्क करेंगे जब बच्चा वो गतिविधि हमेशा हर सेटिंग में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी समय अच्छे से करे और उसे किसी भी तरह की सहायता यानी प्रॉम्प्ट ना देना पड़े। मतलब बच्चे ने वो गतिविधि पूरी तरह से जनरलाइज किया हो, तभी हम उसे इंडिपेंडेंट मार्क करेंगे। आशा करते हैं कि ये ट्रेनिंग आपको फ़ायदेमंद लगी होगी। अगर इस ट्रेनिंग के बारे में आपको कोई भी शंका या सवाल है तो कृपया अपने ज़ोन कोऑर्डिनेटर से संपर्क करिए। धन्यवाद।